नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम हो रही वो है संगठन से आर पार। मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस संगठन वर्सेस संगठन के मूड पर है, चुनाव लड़ने की तैयारी में। संगठन का वर्सेस मतलब आप समझ रहे हैं, कांग्रेस का संगठन वर्सेस बीजेपी का संगठन, और उसी आधार पर अपने संगठन को धार देने में लगी है। लेकिन बीजेपी इस पर तंज कस रही, जिससे सियासत में ये बहस गर्मा गई। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि कांग्रेस भी हमारे तर्ज पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो फिर बूथ मजबूती की तरफ बीजेपी भी अलग अंदाज में दिखाई दे रही। जरा देख लीजिए इस खबर को। कांग्रेस ने संगठन को दी धार, इस बार बीजेपी से आर पार। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इस बार बीजेपी से मैदानी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है, जिसके लिए पहली बार कांग्रेस ने बीजेपी की तर्ज पर हर जगह अपने संगठन प्रभारी तैनात किए हैं और मंडलम सेक्टर के साथ हर बूथ को मजबूत करने के साथ एक एक वोट पर काम कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हो कि कमलनाथ जी कहते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हमारी लड़ाई है, तो उसी तर्ज पे मंडलम सेक्टर बीएलए की सूची कंप्लीट हो गई। बीएलए के सारे कलेक्ट्रेट के अंदर फॉर्म जमा हो गए और मंडलम सेक्टर के 60% तक वोटर लिस्ट हमारी पहुंच चुकी है। उसका वेरिफिकेशन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मजबूत संगठन कांग्रेस का मंडलम और सेक्टर और ब्लॉक होगा। बीजेपी भी कांग्रेस की तैयारी को समझ रही है, इसलिए पार्टी जमीन पर है और उसी के सहारे बीजेपी को लग रहा है अब की बार फिर बीजेपी सरकार। मध्य प्रदेश के अंदर हम 64,006 बूथों पर सभी कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हैं और युवा पंचायत के माध्यम से 23,000 पंचायतें और 1,800 वार्ड, इस दिशा में युवा चौपाल भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के माध्यम से कर रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। 2023 का चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसा प्रतिष्ठा का चुनाव है और इसलिए बतौर संगठन मैदानी तैयारी में है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी ने भी 2018 की हार चखी है, तो क्या इसे भूला जा सकता है? मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। यह बात तो सच है कि 2023 के चुनाव बहुत अलग होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 18 में हार चखी तो उसने भी अपने आप में सुधार किया है। कुछ चीज़ें जो गड़बड़ थी उसको बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा। लेकिन कांग्रेस भी ये समझ रही है, यानी एक दूसरे की बातों को दोनों दल समझ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी ज़्यादा तैयारी कर ले। और कमलनाथ तो हमेशा कहते हैं संगठन वर्सेस संगठन, यदि हमने अपने संगठन को मजबूत कर लिया तो फिर बीजेपी को मुश्किल में डाल देंगे। और आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कांग्रेस जो संगठन की बात ही नहीं करती थी, उसने वोटर सूची, वोटर लिस्ट तैयार करके अपने बीएलओ की सूची कलेक्ट्रेट में सौंप दी। तो इसका मतलब क्या माना जाए, क्या बहुत ही गंभीर है कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ने को लेकर? मेरे साथ दो मेहमान जुड़े। अभय प्रताप सिंह जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अभय जी, आपका बहुत स्वागत है। संतोष गौतम जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। संतोष जी, सबसे पहले आपसे समझूंगा मैं कि ये तो कमलनाथ लगातार कहते रहे कि हमारा किसी से सामना है तो वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से। ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग ने वोटर जो सूची है वो तैयार कर ली है, बीएलओ की सूची तैयार कर ली है और बाकायदा सौंप भी दी है। तो क्या बहुत गंभीर है कांग्रेस इस बात को लेकर कि हमें लड़ाई लड़ना है तो संगठन से लड़ना, और बीजेपी की संगठन की तर्ज पर ही आगे बढ़ना, उसी तरह आप लोग बढ़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हमारा मुकाबला है, कमलनाथ जी ने कई बार रिपीट किया है। और इस विषय में कांग्रेस कितनी गंभीर है इसका उदाहरण प्रत्यक्ष ये है कि हर जिले के जो हमारे जितने भी संगठन प्रभारी हैं प्रत्येक जिले के, और उनके साथ हमने वहां पर संगठन मंत्री भी तैनात किया है, जो कि यह देख रहा है कि किस प्रकार से हमारा मंडलम सेक्टर की तैयारी है, किस प्रकार से हमारे बूथों के एजेंट तैयार हैं। तो मैं समझता हूं कि पिछली बार 2018 में जो थोड़ी सी कोर कसर हमारी रह गई थी कि हमारी थोड़ी कम सीटें आई थी, हम समझते हैं कि कांग्रेस का जो संगठन है वो अगर मजबूत हो गया तो हम शुरू से मास बेस्ड पार्टी रहे, संगठन आधारित पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में दोनों का ही सम्मिश्रण हो गया तो इस भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। 2018 में हम ये करिश्मा कर चुके हैं और 2018 के करिश्मे के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये पूरी तरह से विश्वास फैल गया है कि हम अपने संगठन की मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी से अधिक परिश्रम कर सकते हैं। और आरएसएस के संगठन को भी तथाकथित बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि आरएसएस का संगठन ऐसा है वैसा है। यही आरएसएस का
संगठन 2018 में था, हम मध्य प्रदेश जीते, हम राजस्थान जीते, हम छत्तीसगढ़ जीते और अभी कर्नाटक में जीतने की तैयारी पर हैं। तो मैं समझता हूं कि आरएसएस के संगठन को ओवर हाइप भी दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस किसी बात को लेकर अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही है, अपनी पूरी तैयारियों के साथ जुटी है और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर मध्य प्रदेश में चल रही है, तो संगठन कोई भी संगठन हो वो वोटों को तभी तब्दील कर पाता है जब जनता की भी उसमें मर्जी हो। तो जनता की मर्जी टोटल खिलाफ चल रही है भारतीय जनता पार्टी के संगठन से। शिवराज सिंह का चेहरा देख के वो बोर हो चुके हैं, उनकी झूठी घोषणाओं से, किसानों के प्रति अन्याय से, आदिवासियों के प्रति अन्याय से, दलितों के प्रति अन्याय से, बढ़ते अपराधों से, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त हो चुकी है और वो इंतजार कर रही है मतदान के दिन का कि कब वो मतदान का दिन आए। नहीं, लेकिन ये बात तो आपको संतोष जी आप जैसे कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी तो हमेशा होती है सरकार की जब लगातार काम करती है, तो फिर वो मतदाता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं आप, ये बड़ी बात है जी। अभय प्रताप जी, बहुत तैयारी है, देखिए उन्होंने भी सरकार बनी और बीच में आपने सरकार छीन ली, तो जाहिर है कि मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ तो दिखाई दे रही कमलनाथ जी को। और पहली बार है कि संगठन इस तरह से काम कर रहा है जैसा भारतीय जनता पार्टी का संगठन करता, और संगठन यदि ऐसा काम करेगा तो फिर थोड़ी सी मुश्किल बढ़ेगी बीजेपी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी सरकार नहीं छीनी। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, सरकार बनाने का अवसर इन्हें दिया था। निश्चित तौर पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही है। आपने योजनाओं के मामले में भी देखा होगा, जब भी शिवराज जी किसी नई योजना को लॉन्च करते हैं तो उस योजना को काउंटर करने के लिए ये अपने को उससे ज़्यादा बताने का प्रयास करते हैं। अब इन्होंने कार्यकर्ताओं की सुध ली है, कम से कम, नहीं तो इनके तो जो है ठेकेदार पार्टी पर रहते थे, अब इन्होंने कार्यकर्ताओं की सुध ली है, उन कार्यकर्ताओं का भला होगा। भारतीय जनता पार्टी सदैव कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के दरी बिछाकर और मंच माइक माला की चिंता न करते हुए पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है कार्यकर्ताओं ने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर ही, अभी बूथ का हमारा भी बूथ विस्तार का अभियान जो है पार्ट 2 चल रहा है, सभी कार्यकर्ताओं ने अभी स्थापना दिवस बूथ पर मनाया है। तो हम भारतीय जनता पार्टी तो सदैव ही कार्यकर्ताओं के भरोसे रही है और कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व भी कार्यकर्ताओं के बीच से ही आता है। इसलिए हमारा संगठन तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। इन्हें ये अभी कहाँ तक कर पाते हैं, क्योंकि ये चुनावी, केवल इनका चुनावी नजरिए से इनका संगठन खड़ा कर रहे हैं ये। भारतीय जनता पार्टी संगठन दूरगामी परिणाम के लिए खड़ा करती है। अबे प्रताप जी, दो चीजें हैं। अब देखिए, एक तो संगठन की मजबूती कांग्रेस, दूसरा जो 20 से सत्ता गई उसका दर्द, तीसरी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब लगातार आप सत्ता में रहते हैं तो दोनों चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि 18 साल लगभग आपकी सरकार को हो गए, चुनाव आते आते 19 साल हो जाएंगे। तो ये एक चैलेंज है अलग तरह का भारतीय जनता पार्टी के लिए, कैसा करेंगे इसको? देखिए, ये चैनल हरदम उस व्यक्ति के साथ, उस दल के साथ रहेगा जो अपनी लगातार अपनी जो है जीत को बनाए रखे हुए है। क्योंकि ऊंचाई पर आकर वहाँ जो है स्थापित होना बड़ा कठिन होता है, आ जाना तो आसान होता है। 2003 में जो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ थी, वो 2018 में उतनी एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ नहीं थी। भाजपा केवल 5 सीटों से पीछे रही थी और वोट प्रतिशत भाजपा का कांग्रेस से ज्यादा था। तो लोगों में भाजपा के प्रति अभी भी उतना ही जो है भारतीय को लाने का एक अंदर से जज्बा है जनता में। और जो अभी शिवराज जी ने काम किया है, माननीय मोदी जी ने किया है, उसके परिणाम आप देखना कि जो 2018 में गलती जो जनादेश को देने में इस प्रदेश की जनता से हुई थी, उन्होंने उसको उपचुनाव में सुधारा भी था। बड़ी बड़ी मार्जिन से जीत कर आई थी बीजेपी उनके 15 महीने के शासन के बाद। इसलिए निश्चित तौर पर कोई एंटी इनकम्बेंसी और जो होगी भी, वो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी दोनों सरकारें हैं वो काम कर रही है। संतोष जी, मैं आपसे भी वही कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने हार तो चखी है, हार चखी है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी उसी तरह काम कर रही है, आप भी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के संगठन के बारे में कहा भी जाता है कि, और दूसरा हमने गुजरात के मॉडल को भी देखा कि कई चीज़ें उन्हें बदल दी। तो क्या आने वाले दिनों में संगठन के साथ साथ वो चीज़ें भी दिखाई देंगी कांग्रेस के भीतर, जिस तरह बीजेपी बहुत चौंकाने वाले निर्णय ले लेती है? देखिए मनोज जी, आपने बहुत सही बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले निर्णय लेती है और निश्चित रूप से गुजरात में उन्होंने निर्णय लेकर अच्छे परिणाम पाए हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अपनी तैयारियां कर रही है कांग्रेस, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे अभी फिलहाल वो चल रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी, अभी 8 महीने के लगभग बचे हैं और कांग्रेस की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी प्रमुख समस्या ये है कि जिस
प्रकार से हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और उनके साथ जितने भी विधायक और नेता गए हैं उनको आत्मसात कर पाना पुराने कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए पूरे लोकोक्तियां चल रही हैं, कहावतें चल रही हैं मध्य प्रदेश में कि 3 भाजपाएं बन गई हैं। एक अब शिवराज केवल भाजपा, कांग्रेस एक में चल रही महाराज हैं, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी एक में शिवराज कहीं भाजपा कहावतें नहीं चल रही। आपके बीच में ये प्लीज सिंह साहब आप अपनी बारी में बोलिए जी, जी, प्लीज। जी। मैं कह रहा हूं कि शिवराज भाजपा बन गई है, महाराज भाजपा बन गई है और इन दोनों से इतर एक नाराज भाजपा बन गई है। तो नाराज भाजपा की जो नाराजगी है मैं समझता हूं कि महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा दोनों पर भारी पड़ने वाली है और कांग्रेस का कार्यकर्ता सर लेकिन महाराज भाजपा को आप ऐसा क्यों नहीं देख रहे हैं? महाराज भाजपा की जब बात होती तो आप ऐसा भी देख लीजिए कि वो महाराज भाजपा जो आपके साथ 28-26 सीटें जीत कर आए थे आप चंबल ग्वालियर से, और बाद में आकर वो कम हो गई क्योंकि जब उपचुनाव हुए तो आपके पास कुल मिलाकर 19 सीटें रह गई। तो आप देखिए ये समझना पड़ेगा ना कहीं आपके 8 सीटें रह गई आपके पास कुल मिलाकर। लेकिन जो आपने बिल्कुल बात सही कही है, मेरी बात सुन लीजिए। जी। जब आम चुनाव होते हैं तो उसका एक परिदृश्य दूसरा होता है। ये फिलहाल उपचुनाव थे जिसमें सरकार ने पूरी ताकत झोंकी, तमाम कलेक्टर एसपी की और मंत्रियों की ताकत झोंकी गई। पैसों का किस प्रकार से वहां पर प्रदर्शन हुआ आप जानते हैं, भोंडा प्रदर्शन हुआ, भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों का वहां भ्रष्टाचार। आपको पता है 35-35 करोड़ और 50-50 करोड़ की रिपोर्टें मीडिया दिखा रहा था, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है। तो जिस प्रकार से उपचुनाव हुए वैसे आम चुनाव तो होने वाले नहीं है। आम चुनाव में 230 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को फोकस करना पड़ेगा और वहीं उसकी पोल खुलेगी कि असलियत क्या है। और अभी मुरैना और ग्वालियर नगर निगम के चुनाव इसको परिलक्षित कर रहे हैं कि 67 ईयर्स के बाद ग्वालियर में कांग्रेस का महापौर बना है। तो महाराज जी यदि इतने शक्तिशाली होते तो ग्वालियर नगर निगम कांग्रेस नहीं जीतती। तो वहां के कार्यकर्ता भी जो कांग्रेस के थे वो अपने आप को मुक्त महसूस कर रहे हैं गुलामी से, महल की गुलामी से। और मैं समझता हूं कि वो लोगों में इतना ज्यादा उत्साह है कि वो निश्चित रूप से महाराज को सबक सिखाने बैठे हैं कि 1857 से चला आ रहा जो उनके परिवार का परंपरागत इतिहास है उसको उन्होंने फिर से सिद्ध किया। इसलिए एक बार फिर से कार्यकर्ताओं के मन में ये पूरी भावना है कि हम पूरी ताकत लगा के इनको महाराज की जो राजनीति है उसको ग्वालियर चंबल क्षेत्र से खत्म करें। और साफ दिख रहा है आपको, अभी बीच में एक बड़ी संख्या में वहां के नेताओं ने हमको ज्वाइन किया, पीसीसी आके 500 गाड़ियों का काफिला उनके साथ था और लगातार ये सिलसिला अभी आगे और आने वाले समय में ग्वालियर चंबल से आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी के कई असंतुष्ट शक्ति, मतलब आप भी वही करोगे जो बीजेपी ने किया था, ज्वाइन करने का सिलसिला चलता रहेगा। हम निश्चित रूप से जो महाराज के प्रति वहां पे नाराजगी है कि ये महाराज ने आके हमको हाईजैक कर लिया हमारी राजनीति को, मैं समझता हूं वो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ताओं में तो है ही, लेकिन जो महाराज गुट के टिकट कटेंगे उनकी भी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति होगी। अंततः नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा और आप खुद देख लीजिए। जी अभय प्रताप जी देखिए, जिस बात को ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, नगर निगम ग्वालियर की जो प्रत्याशी जीती है वो भाजपा की कार्यकर्ता रही है। इन्होंने उपचुनाव में डबरा में ग्वालियर में भाजपा के कार्यकर्ताओं को जो है विधानसभा का टिकट दिया, वो जीते हैं। तो कांग्रेस दो तरफा बातें करती है और भारतीय जनता पार्टी में सभी नेतृत्व एक नेतृत्व के नीचे माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व जेपी नड्डा जी के, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में एक है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के गुट कांग्रेस में चलते होंगे कि कोई कहता है कि मुख्यमंत्री अभी घोषित नहीं हुआ है, कोई कहता है प्रदेश अध्यक्ष मुझे केंद्र से बनाया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के निर्णय नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं और सभी अपने नेतृत्व के साथ खड़े रहते हैं। ये कांग्रेस की परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। अबे जी, लेकिन पिछली बार जब हम देखते हैं तो करीब 25 के लगभग सीटें ऐसी है जो जीत हार का अंतर जिसमें बहुत कम रहा था और वो कांग्रेस के पास आते आते आपके पास चलेगी। मतलब बहुत ज़्यादा अंतर से आप नहीं जीते थे, हालांकि कई सीटें आप बहुत अच्छे से जीते और वही इन्हीं सीटों पर भारतीय जनता कांग्रेस की भी नज़र है, इसीलिए वो अपने संगठन को मजबूती दे रही, संगठन को धार देने में लगी है और यही काम आप भी कर रहे हैं। लेकिन जो सीटों का अंतर कम रहा है वो कहीं कांग्रेस भी पाटना चाहेगी, हालांकि आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये सीटों को जिस तरह का अंतर दिखाई दिया था वो भी तो एक चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। निश्चित तौर पर मैंने आपसे फिर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमारी कुछ कमियां रह गई थी उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी सुधारती है और उन सीटों पर जहां हम बहुत कम मार्जिन से रहे या जो सीटें हम हार गए हैं उन सीटों पर भी हम काम कर रहे हैं। उन सीटों पर भी जो कांग्रेस के पास चली गई हैं उन सीटों को भी वापस लाने का हमारा कार्यकर्ता पूरी पुरजोर की तरह से बूथ पर काम कर रहा है। हमारी विकास यात्रा है उसी का हिस्सा है। तो अब लाडली बहना योजना आने वाली है, इन सब पर गांव-गांव जाके फॉर्म भराए जा रहे हैं, इसके जो है सेंटर लगाए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह आम आदमी उसको जोड़ने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता वो सीटें भी कांग्रेस से छीनेगा जो आज कांग्रेस के पास है।
चलिए ठीक है। संतोष जी, मैं आपसे भी वही बात कर रहा हूं कि जो लोग आए कांग्रेस से आए वो जीत गए। मैंने आपसे वही कहा था कि 28 सीटों पर चुनाव हुए थे, 9 भारतीय जनता पार्टी, 9 आपके पास रह गई, 19 चली गई थी भारतीय जनता पार्टी के पास। थोड़ी देर पहले भी मैंने यही कहा था। तो ये तो चंबल ग्वालियर की बात हो गई, लेकिन चंबल ग्वालियर में लगातार भारतीय जनता पार्टी संगठन पर काम कर रही है, उसको पता है ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं, और वो कांग्रेस को मालवा जब आता है तो मालवा की तरफ दूसरी चीज़ें दिखती है। वहाँ का संगठन बहुत मजबूत रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या एक एक सीट पर एक एक जगह उसी तरह आपका संगठन आगे बढ़ रहा है और जो काम कर रहा है, और कुछ आने वाले दिनों में कुछ बड़े परिवर्तन जैसे टिकटों को लेकर का है, इस पर भी आप लोग काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से मनोज जी, हम बिल्कुल हवा में नहीं है, कांग्रेस पार्टी हवा में नहीं है, जमीनी रूप से काम कर रही है। दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी, अभी फिलहाल में जीतू पटवारी, सभी लोग ग्वालियर चंबल पर जिस तरह से फोकस कर रहे हैं, मैं समझता हूं ग्वालियर चंबल की एक एक जो सीट है वो हम बड़ी शिद्दत से जीतना चाहते हैं। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हमारा ग्वालियर चंबल पर इसलिए ज्यादा फोकस है कि हम जो गद्दारी इस पार्टी से कर चुके उन्हें सबक भी सिखाना चाहते हैं। और अभी जो तर्क दिया सिंह साहब ने कि मुरैना के जो प्रत्याशी जीती वो भारतीय जनता पार्टी से आई थी, अगर इस तर्क को माना जाए तो ग्वालियर चंबल में जो अभी उपचुनाव हुए और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी मुरैना नहीं, ग्वालियर कहा गौतम जी, ग्वालियर कहा मैंने, शुक्रवार जी। ग्वालियर में आपके जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी से आए थे, अगर इस तर्क को आधार माना जाए तो जितनी अभी उपचुनाव हुए हैं ग्वालियर चंबल में वो सब तो कांग्रेस के लोग जीते हैं, तब आपकी सरकार बनी है। तो ये कोई तर्क नहीं हुआ। मैं कहता हूं जो आरोप आप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगा रहे थे, मैं आपको वो कह रहा था कि वही जो आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं वही कांग्रेस को भी अपना जो है गिरवा झांकना चाहिए। सिंह साहब, मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए। मैं कहता हूं कि जिस पार्टी के सिंबल से जो लड़ेगा वो उस पार्टी का प्रत्याशी कहलाएगा, चाहे वो पहले किसी भी पार्टी में रहा हो। तो मैं एक बात साफ कर दूं कि पूरी 230 सीटों में से जनता के मन में कसर रह गई कि हमने पिछली बार कमलनाथ की सरकार चुनी थी, वो सरकार साम नाम दंड भेद से चुरा ली गई, 35-35, 50-50 करोड़ रुपए के लालच से चुरा ली गई। तो इस बार हम ऐसी कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेंगे। 150 से अधिक सीटों से कांग्रेस की यहां सरकार बनेगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही 200 सीटों का, यह दावा उन्होंने पिछली बार भी किया था, लेकिन 50% सीटें आई उनकी। तो भारतीय जनता पार्टी का दावा करना कोई बड़ी बात नहीं है। संतोष जी, लेकिन मैं आपका जो संगठन, जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं, आज बात भी संगठन पर हो रही, तो ये संगठन को किस तरह आपने मजबूत किया? हम देख रहे थे संगठन का प्रभारी जो बनाया जाता था वो भारतीय जनता पार्टी में बनाया जाता, आप भी संगठन का प्रभारी बनाने लगे, जिले के प्रभारी बनाने लगे। ये सब चीजें कांग्रेस के भीतर देखने को नहीं मिलती, तो क्या रास्ता वहीं से मिला कांग्रेस को? देखिए मनोज जी, हमारे पिछली बार संगठन के महासचिव थे दीपक बाबरिया जी। दीपक बाबरिया जी ने उसी समय से मंडलम सेक्टर पर काम करना शुरू कर दिया था। ये कोई भारतीय जनता पार्टी से हमने नहीं सीखा है। ये दीपक बाबरिया जी केरल और कर्नाटक में इस मॉडल को लगा चुके थे पहले भी, और वहां से जो उन्होंने मंडलम सेक्टर की सफलता को पाया था, यहां लाया। उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और निश्चित रूप से अगर किसी चीज से फायदा मिलता है तो उसको अपनाने में क्या हर्ज है। हर पार्टी अपनी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ रोज नए काम करती रहती है, और कांग्रेस पार्टी इस बार पूरी शिद्दत से मंडलम सेक्टर पर अपना फोकस किए हुए और जिसके परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, तो अब देखिए आप अभय जी, वही बात उन्होंने मान लिया कि यदि अच्छा कुछ मिलता है तो सीखने में हर्ज क्या है, और यदि उसी लाइन पर कांग्रेस बढ़ रही है, संगठन प्रभारी आपके यहाँ थे, उन्होंने संगठन प्रभारी बना दिए, मंडल थे उन्होंने मंडलम बना दिया, सेक्टर थे उन्होंने सेक्टर बना दिया, यही रणनीति है कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस केवल चुनाव तक उनकी रणनीति रहने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया रहती है। और ये जो बात कर रहे हैं, ये इस देश का, इस प्रदेश का हर नौजवान, हर जो है जनमानस जानता है कि ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। आज चाहे ये सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हो तो केवल वोट बैंक के लिए करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि बिना उसके हम जो है सत्ता में वापस नहीं आ सकते। इसलिए सारी चीजों को वो तो संगठन पर काम कर रहे हैं। अब संगठन पर आप देखिए ना, आपके जैसा काम कर रहे हैं उस संगठन पर, वो तो ठीक है। तो मैंने आपसे कहा ना कि ये तो इसका तो हम स्वागत कर रहे हैं जी। कम से कम वो कार्यकर्ताओं की अब पूछ परख तो बढ़ेगी। जो कार्यकर्ता वहां जो है जिंदगी भर से पड़ा जिसको कभी पूछने रहे थे, आज चुनाव में परिणाम पाने के लिए पूछने लगे हैं, उन तक जाने लगे हैं। उन कार्यकर्ताओं का भला होगा, उन कार्यकर्ताओं के लिए शुभकामनाएं। नहीं, लेकिन उसका सामना कैसे करेगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी लगातार, बीजेपी की तो ये नकल करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी तो लगातार इस दिशा में चल ही रही है। आज ये आरएसएस को टारगेट कर रहे थे अपने जो है अभी बातचीत में। आरएसएस का संगठन तो निरंतर राष्ट्रीयवाद के लिए, वहाँ राष्ट्र निर्माण में जो हमारे सामाजिक जीवन है उनके मूल्यों पर आधारित लोगों को तैयार करती है, उसको भी राजनीति में घसीटते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग संगठन है, उसके अपने अलग कार्यक्रम हैं।
बूथ से तो लेकर आज मंडल से लेकर उसके जिले से लेकर सारा है। चल तो तो रही है भारतीय जनता इंदौर पार्टी में, का चल तो रही है कार्यकर्ता तो संगठन। इस प्रक्रिया में मैंने कहा इंदौर में निरंतर चल लगा तो रही हुआ है है। संगठन और संघ की बैठक, वो क्या है? जी इंदौर में संघ और संगठन की बैठक ही चल रही है आज, तो उसमें क्या है? देखिए, वो हमारे वैचारिक संगठन है, उनके साथ बैठकर जो है ये चर्चाएं होती हैं, लेकिन फील्ड में तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के अपने जो है कार्यकर्ता है, पूरा उनका संगठन का ढांचा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो संगठन की जो ये भारतीय जनता पार्टी से सीख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से केवल इसलिए सीख रहे हैं कि इन्हें भी कार्यकर्ताओं की याद आ रही है। पहले ये अपने नेताओं के भरोसे रहते थे। अच्छा, नेताओं के भरोसे रहते रहते अब कांग्रेस को लग रहा है कार्यकर्ताओं के भरोसे होगा, और कार्यकर्ताओं के भरोसे रहने से स्वाभाविक है संतोष जी, रास्ता थोड़ा सा आसान बन जाता है। देखिए, ये तो मैं इन पर आरोप लगा सकता हूं कि चलिए ये पहले संगठन के भरोसे रहते थे, अभी नेताओं के भरोसे रहने लग गए। अब कांग्रेस से कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं की इनको जरूरत पड़ रही है, कांग्रेस के नेताओं की जरूरत पड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और जो उस तरीके से इनकी जो बातें हैं, ये समय समय पर बदलती रहती है। मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा बातें आपको कहना नहीं चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्वयं जो संघ है वो कहता है कि हम एक सांस्कृतिक संगठन, हमारा राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं है, और सिंह साहब कह रहे हैं कि पूरा वहीं से आता है इनका पूरा जो चार्ट है। तो मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, अभी कह रहे थे कि आरएसएस राष्ट्र निर्माण का काम करता है। आजादी के आंदोलन में न तो उनका कोई योगदान, न राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान। कौन सा राष्ट्र निर्माण करते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। सिवाय आज तक जितने भी देश में सांप्रदायिक हिंसाएं हुई, इनके पीछे आरएसएस का नाम आया, गांधी जी की हत्या के पीछे आरएसएस का नाम आया, राष्ट्र निर्माण में कौन सा नाम आया? सर अब वो तो आज बीजेपी ने आरोप लगा दिया। सर उस तरफ जाएंगे, मैं संगठन की मजबूती पर आपसे समझना चाह रहा था, वो कौन सी रणनीति, कैसे संगठन की आपने तैयार किया। अब वो तो फिर कमलनाथ जी का आज वीडियो सामने आया, वो लगातार कांग्रेस में निशाना साध रही। सीरियस है कांग्रेस पार्टी संगठन की मजबूती के लिए, और आप देख भी रहे हैं और इसके परिणाम भी सामने आएंगे कि मंडलम सेक्टर स्तर पर जिस प्रकार से कांग्रेस सूक्ष्मता से काम कर रही है, एक एक प्रभारी रोज की बैठकें ले रहा है, रोज समझ रहा है स्थितियों को। कमलनाथ जी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की तैयारियां इस बार बहुत भारी पड़ने वाली हैं। जी चलिए अभय जी, तैयारियां तो भारी पड़ेगी जैसा वो कह रहे हैं, हालांकि तैयारियां दोनों तरफ होंगी, लेकिन मैं आपसे चलते चलते इतना जरूर समझना चाहूंगा कि जो संगठन की रणनीति कांग्रेस ने बढ़ाई है, वही संगठन, अभी बीडी शर्मा जी भी कह रहे थे, बंसल न्यूज से जब बात हुई, उन्होंने कहा हम 64,000 बूथों पर काम कर रहे हैं। तो क्या गुजरात की तर्ज पर इसीलिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आगे चलकर यदि कांग्रेस मुश्किल बढ़ाती है तो फिर यहाँ की राय आसान कर लेंगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस तो अनुसरण कर रही है हमारा, और हम तो सीधे जनता के बीच लगातार रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बूथ पर बैठा कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाता है। इसलिए उस कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष को हम हमेशा से सम्मान देते आए हैं। और कांग्रेस जहां तक प्रयास कर रही है, कांग्रेस अपना प्रयास कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ही जनता आशीर्वाद देगी। चलिए सर, किसको आशीर्वाद मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो समझ आएगा चुनाव के बाद। पर संगठन वर्सेस संगठन, ये अपने आप में बड़ी बात है। और मध्य प्रदेश में इस बार जैसा बीजेपी का संगठन काम कर रहा है, उसी आधार पर, उसी तरीके से कांग्रेस का संगठन भी आगे बढ़ रहा है। और कमलनाथ भी यही चाहते हैं कि यदि चुनाव लड़ना है तो संगठन से हम लड़ लिया, हमारा संगठन यानी हमारी जमीन तैयार हो गई, तो फिर हम बीजेपी को मुश्किल में डाल देंगे। अब कौन किसको मुश्किल में डालेगा, क्योंकि दोनों जमीन पर है। बहुत धन्यवाद अभय जी आपका, बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव बहुत अलग दिखाई देगा, क्योंकि दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी वैसा ही संगठन लेकर आगे बढ़ने जा रही है। और जमीन किसकी खिसकेगी, किसकी बचेगी, अभी तो दोनों जमीन पर है, क्योंकि समझ रहे जमीन तैयार कर ली तो ही आगे चलकर सत्ता मिलेगी। बहस गरम इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।